जरूरी होता है क्योंकि अधूरा सच बहुत खतरनाक होता है और दुनिया में पूरा सच जानना बहुत जरूरी होता है खबरों की दुनिया में, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारत ने पाकिस्तान को दिया है ऐसा अल्टीमेटम जिसे सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को खाली कर दे, इससे कश्मीर का मुद्दा अपने आप हल हो जाएगा। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान के क्या है मायने, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्या हो सकता है भारत का पीओके प्लान। इसके अलावा आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से आई बगावत की तस्वीरें। आखिर क्यों पीओके में लोग पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं, आखिर वहां के लोग क्यों चाहते हैं कि पीओके बन जाए भारत का हिस्सा। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे पीओके से जुड़ा पूरा इतिहास और साथ ही बताएंगे वो गलती, वो भूल, वो चूक जिसकी वजह से 1947 में कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक बेहतरीन सुझाव दिया है। पाकिस्तान अपने अवैध, नाजायज और गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन हकीकत में वहां के लोग गुलाम हैं। और इसी लेकर एस जयशंकर ने बात, जब उनसे सवाल पूछा एक पाकिस्तान के पत्रकार ने कि कश्मीर समस्या का क्या हल है, तो एस जयशंकर ने इस सवाल के जवाब में बात कही कि जो पाकिस्तान को उन्होंने करारा जवाब देते हुए कहा कि 3 चरणों में कश्मीर की समस्या को हल कर लिया गया है और चौथा चरण है पीओके, जो कश्मीर, जो पाकिस्तानी कब्जे वाला इलाका है जिसे चोरी से पाकिस्तान ने हड़प रखा है, उसे वापस लिया जाए। तो आइए सुनते हैं एस जयशंकर ने कैसा बयान दिया, जिसे सुनने के बाद ना केवल वो पाकिस्तानी पत्रकार बल्कि पाकिस्तानी सरकार की नींद भी उड़ गई। Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is only under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो पाकिस्तान अपने अवैध, नाजायज और गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है, लेकिन वहां के लोगों के हालात गुलामों से भी ज़्यादा बदतर है। दशकों से पाकिस्तानी सेना पीओके में दमन कर रही है और वहां आतंक फैला रही है। पीओके के तमाम संसाधन पर पाकिस्तानी सेना और सरकार ने कब्जा कर रखा है, लेकिन बदले में पीओके के जो बाशिंदे हैं उन्हें मिलती है भूख, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा और बीमारियां। यही वजह है कि अब पीओके में बगावत की चिंगारी भड़क चुकी है। आए दिन पीओके की जनता सड़कों पर उतरती है और पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की मांग करती है। ये और बात है कि पाकिस्तानी मीडिया इन तस्वीरों को दिखाने से बचता है जो इस वक्त हम आपको पूरा सच के जरिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके में लोकतंत्र का गला घोट दिया है। यहाँ की संसद के पास सिवाय छोटे मोटे फैसले ले सकने के अलावा कोई खास अधिकार नहीं है और पाकिस्तान ने यह सुनिश्चित किया है कि केवल वही लोग चुनाव में हिस्सा ले यहाँ पर जो पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल बिजली के बिलों और आटे की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ भड़के लोगों ने पीओके में जमकर प्रदर्शन किए थे, जिसे पाकिस्तान की फौज ने बड़ी बेदर्दी के साथ कुचल दिया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब खुद पीओके के लोग खुलेआम ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बना दिया जाए। और इसकी वजह यह है कि भारत के कश्मीर में पिछले 10 सालों में बेहद विकास हुआ है, वहीं पाकिस्तान का पीओके नर्क से भी बदतर बन चुका है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत के कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कितना बड़ा अंतर है। ये देखिए,
हमारे जम्मू कश्मीर का बजट करीब 41,000 करोड़ रुपए का है, वहीं पीओके का बजट है सिर्फ और सिर्फ 680 करोड़ रुपए का। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति आय 1,54,000 रुपए है, जबकि पीओके की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 45,000 रुपए है। ये सालाना आय की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां 35 यूनिवर्सिटी हैं, वहीं पाकिस्तान का जो अवैध कब्जे वाला कश्मीर है, पीओके है, वहां पर सिर्फ 6 यूनिवर्सिटी हैं। और जम्मू कश्मीर में जहां 2,812 अस्पताल हैं, वहीं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ 23 अस्पताल हैं। सोचिए 23 अस्पतालों से कैसे इलाज होता होगा। हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली का रेट, इलेक्ट्रिसिटी रेट सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए के आसपास है। वहीं पीओके में लोगों को पूरे 60 रुपए पर यूनिट में बिजली खरीदनी पड़ती है। जबकि आपको बता दें कि पीओके पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन उसे बिजली 60 रुपए पर यूनिट पे वहां के लोगों को मिलती है। और इन्हीं वजहों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के लोग भी अब बिना किसी देरी के जल्द से जल्द भारत में शामिल होना चाहते हैं। वहां भारत में विलय की मांग जोर पकड़ती जा रही है। आप भी सुनिए ब्रिटेन में निर्वासन में रह रहे पीओके के रहने वाले और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा को, जिन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा था कि पीओके के लोग भारतीय शहरी ही हैं। मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरा बेशक ताल्लुक़ पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से है और मैं एग्ज़ाइल में बेशक लंदन में रहता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को भारतीय नागरिक समझा है। और मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के तमाम जो नागरिक हैं वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय शहरी ही हैं। तो देखा आपने, पाकिस्तान के नापाक कारनामों की वजह से पीओके की जो आवाम है वो इतनी परेशान हो चुकी है कि अब वो खुद पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहती है। और यही वजह थी कि बीते साल अप्रैल में दिए एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि भारत को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती कब्जा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास को देखने के बाद वहाँ के लोग खुद ही इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। आप भी सुनिए तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था। व्यक्तिगत रूप से मैं कह सकता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त हूं कि कश्मीर में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, सामान्य हो रहे हैं, और कश्मीर जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ चला है, इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता है कि पीओके में रहने वाले लोग यह कहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमको भी भारत में मर्ज कर दिया जाए। हम मर्ज होना चाहते हैं। यह उनकी ख्वाहिश होगी, ये उनकी इच्छा होगी, ये उनकी मुराद होगी कि भारत के साथ रहना चाहेंगे, वही मांग करेंगे। मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। अब वैसे तो पीओके हमारा था, है और पीओके हमारा रहेगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऐसा कहने के पीछे वजह भी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को लेकर कैसे हवा बनाकर रखा गया था, हम सबको याद है और हम सब ने देखा भी है। लेकिन असल में हुआ क्या? 370 हटाने के फैसले को कश्मीर के लोगों ने सर आंखों पर लिया। 370 हटने के बाद जिस तरह से कश्मीर का विकास हुआ, उसे देखकर पीओके में रहने वाले लोग भी हैरान हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीओके पाकिस्तान के हाथों में गया कैसे? आखिर वो क्या भूल थी जिसकी वजह से हमें अपनी भूमि का ये खूबसूरत हिस्सा खोना पड़ा था? आखिर क्यों कश्मीर के विलय में देरी की गई? आखिर क्यों कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया? और जब हमारी सेना पाकिस्तानियों को कश्मीर से खदेड़ रही थी, तो अब हमारी सरकार ने क्यों युद्ध विराम का ऐलान कर दिया? साफ है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। आइए सुनते हैं इसे लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा था। अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है देश को भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वो भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियां सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखें। हम रुकने वाले नहीं हैं।
तो आज पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसे लेकर बार बार भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया जाता है। यह कहा जाता है कि अगर पंडित नेहरू कश्मीर के विलय में देरी नहीं करते तो आज पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता। आखिर इसका पूरा सच क्या है, इसकी पड़ताल करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये तो हम सबको बताया गया है कि कैसे 22 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया और फिर 26 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करे और 27 अक्टूबर को विलय के पत्र पर दिल्ली में भारत सरकार ने मोहर लगा दी। कश्मीर भारत का इस तरह से हिस्सा बन गया। लेकिन ये इतिहास जो हमें बताया गया है, ये अधूरा है। हमें कभी नहीं बताया गया कि कश्मीर का भारत में बहुत पहले ही विलय हो सकता था। अगर ये विलय पहले ही हो जाता तो 1/3 कश्मीर जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर आज शान के साथ तिरंगा लहरा रहा होता। देखिए, भारत जब आज़ाद हो गया तो रियासतों का जो मंत्रालय था वो सरदार पटेल को सौंपा गया, जिनका काम रियासतों का, जो भारत में तमाम 500-550 से ज़्यादा रियासतें थी, उन्हें भारत में विलय करने का काम सरदार पटेल का था। लेकिन कश्मीर का मामला खुद प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने हाथ में रखा और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह नेहरू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। दोनों की पुरानी विवाद थे इन दोनों के बीच में। उन्हें पता था कि नेहरू कश्मीर की सत्ता अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को सौंपना चाहते हैं, जो महाराजा को मंजूर नहीं था। लिहाजा वो कश्मीर का भारत में विलय करने से हिचक रहे थे और इसी बीच पाकिस्तान ने कश्मीर हड़पने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अब ध्यान से सुनिए, सितंबर 1947 के अंत तक ये खुफिया जानकारी नेहरू तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने पाकिस्तानी हमले से 25 दिन पहले यानी 27 सितंबर 1947 को सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में नेहरू ने साफ साफ पाकिस्तानी हमले की आशंका जताई, लेकिन बार बार इस पत्र में उन्होंने एक ही बात दोहराई नेहरू ने कि महाराजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला को रिहा करना चाहिए, जो उस वक्त जेल में बंद थे, और सत्ता में भागीदारी देना चाहिए, तभी कश्मीर का भारत में विलय हो सकता है। नेहरू का यह पत्र छपा है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 263 में। इस पत्र में नेहरू सरदार पटेल को लिखते हैं कि खुफिया रिपोर्टों के आधार पर यह साफ है कि कश्मीर की स्थिति बहुत खतरनाक है। मुस्लिम लीग के नेता पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के रास्ते कश्मीर में घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। सर्दियों में जब कश्मीर पूरे भारत से अलग थलग पड़ जाता है, तब पाकिस्तान का कोई बड़ा एक्शन लेने का प्लान है। मुझे शक है कि महाराजा हरि सिंह की सेना अपने दम पर और बिना जन समर्थन के मुकाबला कर पाएगी। वास्तव में यदि कोई उनकी मदद कर सकता है तो वो है शेख अब्दुल्ला। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि महाराजा नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ती कर लें, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें जन सहयोग मिल सकेगा। मुझे नहीं लगता कि महाराज के पास शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के अलावा कोई और रास्ता है। मुझे लगता है कि कश्मीर का भारत में तत्काल विलय हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब महाराजा और शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच शांति हो और दोनों मिलकर स्थिति को संभालने का कार्य करें। नेहरू जी आगे लिखते हैं कि खास बात यह है कि महाराजा शेख अब्दुल्ला का विश्वास और सहयोग प्राप्त करें। तो नेहरू के इस पत्र से दो बातें साफ होती हैं। पहली तो ये कि हमले से 25 दिन पहले ही नेहरू को यह जानकारी मिल गई थी कि पाकिस्तान कश्मीर पर हमला करने वाला है, और दूसरी ये कि नेहरू अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को हर हालात में हर कीमत पर कश्मीर की सत्ता की चाबी देने का प्लान बना चुके थे और अपने इस दोस्त के लिए वो कश्मीर के भारत में विलय करने में देरी करने को भी तैयार थे। और खैर, नेहरू की खुफिया जानकारी सही निकली और इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला बोल दिया और इसी के बाद शुरू होता है नेहरू का असली खेल। कबायली तेजी से आगे बढ़ रहे थे और ये देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को ही जम्मू कश्मीर के उप प्रधानमंत्री रामलाल बत्रा को विलय पत्र लेकर दिल्ली भेज दिया। आप सोच रहे होंगे कि जब 24 अक्टूबर को ही महाराजा हरि सिंह का विलय पत्र दिल्ली आ गया था तो इसे उसी समय स्वीकार क्यों नहीं कर लिया गया? आखिर 3 दिन की देरी क्यों की गई? और ये 3 दिन की देरी नहीं की जाती तो भारतीय सेना 24 अक्टूबर को ही
कश्मीर पहुंच जाती तो कश्मीर के एक बड़े हिस्से को बचाया जा सकता था जो आज तक पाकिस्तान के कब्जे में है। दरअसल नेहरू ने 24 अक्टूबर 1947 को इस विलय पत्र को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें उनके परम प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपने का वादा नहीं था। 25 और 26 अक्टूबर को दिल्ली में लंबी लंबी बैठकें होती रहीं, लेकिन नेहरू टस से मस नहीं हुए और आखिरकार बहुत जोर देने पर नेहरू ने वीपी मेनन को 26 अक्टूबर को श्रीनगर भेजा और साथ में उन्हें जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन को दिल्ली लाने के लिए बोला। इसके बाद क्या हुआ, इसका जिक्र खुद मेहर चंद महाजन ने अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में किया है। आपको बता दें कि जस्टिस मेहर चंद महाजन बाद में जाकर भारत के तीसरे मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इसलिए उनकी लिखी बातों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। जस्टिस मेहर चंद महाजन अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में लिखते हैं कि वीपी मेनन मुझे अपने साथ दिल्ली ले जाने के लिए आए थे। मैंने उन्हें बताया कि हमने अपने उप प्रधानमंत्री रामलाल बत्रा को पहले ही विलय पत्र लेकर दिल्ली भेज दिया है। मेनन ने मुझे बताया कि मेरे दिल्ली आए बिना कश्मीर को सैनिक मदद मिलना मुश्किल है। दिल्ली पहुंचने पर मैंने बताया कि कबायली श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए कश्मीर को तत्काल सैनिक मदद दी जाए। मैंने भावुक होकर कहा कि श्रीनगर को विनाश से बचाया जाना चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा कर भी लिया तो भारत इतना ताकतवर है कि वो इसे वापस छुड़ा लेगा। नेहरू की ये बात सुनकर मैंने सोचा कि श्रीनगर को वापस तो छुड़वा लिया जाएगा, लेकिन जो विनाश होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। लेकिन फिर मैं सैनिक सहायता की मांग पर अड़ा था और नेहरू अपनी बात पर अड़े हुए थे। तो सोचिए, नेहरू अगर ये 3 दिन की देरी नहीं करते तो भारतीय सेना 24 अक्टूबर को ही कश्मीर पहुंच जाती और हजारों जानें बचाई जा सकती थी। यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे में आ गए कई कश्मीरी इलाके भी आज भारत के पास होते। नेहरू के घर पर हो रही सनसनीखेज बैठक के बारे में जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिस मेहर चंद महाजन ने अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में जो आगे लिखा है वो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया है कि नेहरू को विलय पर मनाने के लिए उन्हें धमकी तक का सहारा लेना पड़ा। जस्टिस महाजन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पाकिस्तानी कबायली श्रीनगर के दरवाजे तक आ पहुंचे थे, लेकिन नेहरू शेख अब्दुल्ला को सत्ता में भागीदार बनाने की शर्त पर ही विलय स्वीकार करना चाहते थे। तब मैंने नेहरू से कहा कि हमारे विलय को प्रस्ताव को स्वीकार कर कश्मीर को सैनिक मदद दीजिए और शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता सौंप दीजिए, लेकिन कल तक श्रीनगर में भारतीय सेना पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मुझे श्रीनगर को विनाश से बचाने के लिए जिन्ना के पास जाकर समझौता करना होगा। दरअसल कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन ने यह धमकी मजबूरी में दी थी। वो कश्मीर की मासूम जनता को पाकिस्तानी सेना से बचाना चाहते थे। पाकिस्तानी सेना उस समय तेजी से आगे बढ़ रही थी और आम लोगों को कत्लेआम कर रही थी। इसके बाद भी महाजन को नेहरू से मदद की कोई उम्मीद तक नहीं मिल पा रही थी। इस बैठक में आगे क्या हुआ, इस बारे में मेहर चंद महाजन अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में लिखते हैं कि मेरी बात सुनकर नेहरू परेशान हो गए और उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा, महाजन गो अवे, यानी चले जाओ महाजन। मैं उठा और कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि सरदार पटेल ने मुझे रोकते हुए मेरे कान में कहा, महाजन आप पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। तभी कागज का एक टुकड़ा नेहरू की ओर बढ़ा दिया गया। नेहरू ने उसे पढ़ा और ऊंची आवाज में कहा, शेख साहब भी यही मानते हैं। शेख अब्दुल्ला बैठक वाले कमरे से सटे एक दूसरे कमरे में थे और हमारी सारी बातें सुन रहे थे। इस पर्ची को पढ़ते ही प्रधानमंत्री नेहरू का रुख पूरी तरह से बदल गया। दरअसल इस बैठक के दौरान शेख अब्दुल्ला नेहरू के घर में ही मौजूद थे और बैठक में हो रही सारी बातें सुन रहे थे। और जब शेख अब्दुल्ला ने देखा कि कश्मीर की सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है तो उन्होंने एक पर्ची नेहरू तक पहुंचाई और नेहरू को समझाया कि सेना भेज देने में ही भलाई है। अगर आपको फिर भी जम्मू कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री और बाद में जाकर इस देश के चीफ जस्टिस बने मेहर चंद महाजन की बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो फिर आपको नेहरू सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे एनवी गाडगिल की पुस्तक गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड पढ़ना चाहिए। अपनी आत्मकथा के पेज नंबर 61 पर गाडगिल ने इस घटना की पुष्टि की है। वो लिखते हैं कि कश्मीर के महाराज हरि सिंह
कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन सच तो यह है कि नेहरू ने उस समय कश्मीर के विलय के लिए ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। बाद में जब कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन ने भी नेहरू को कश्मीर के विलय को स्वीकार करने के लिए कहा, तब भी नेहरू टस से मस नहीं हुए। नेहरू शेख अब्दुल्ला के मन की बात जानना चाहते थे। अंत में जब शेख अब्दुल्ला ने उनसे विलय स्वीकार करने की अपील की, तब नेहरू माने। महाराजा हरि सिंह ने वो सब कुछ किया जो नेहरू ने मांगा था। तो आखिरकार 27 अक्टूबर 1947 की सुबह श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भारतीय सेना के जाबाज सिपाही उतर गए और उन्होंने पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। और इसी के साथ शुरू हो चुका था भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध। लेकिन इस बीच भी नेहरू अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला की मदद करने से बाज नहीं आए। 27 अक्टूबर को उन्होंने वीपी मेनन को जम्मू भेजकर महाराजा हरि सिंह से विलय के सप्लीमेंट पेपर पर लिखवाया कि वो शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का आपातकालीन प्रशासक बनाना चाहते हैं। यानी साफ है कि जब महाराजा ने शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की सत्ता सौंप देने की बात मान ली, तभी जाकर नेहरू ने कश्मीर की रक्षा के लिए सेना भेजने पर हामी भरी। यानी एक हाथ से ले, दूसरे हाथ से दे। लेकिन इस लेन देन और सौदेबाजी के बीच कश्मीर को और बाद में जाकर इस देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसका शायद आपको अंदाजा नहीं होगा। अगर भारत 24 तारीख को ही सेना भेज देता तो बारामूला, पुंछ, रजौरी, नौशेरा, अखनूर, कोटली, छंब में हजारों लोगों की जान और हजारों महिलाओं की इज्जत बच जाती, जिन्हें कबायलियों ने तार तार कर दिया था। लेकिन नेहरू की गलतियां यहीं नहीं रुकी। जानकार मानते हैं कि नेहरू ने कश्मीर के मामले को यूएन में ले जाकर भी गलती की थी और उन्हें जल्दी सीज फायर भी नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं किया होता तो आज पूरा कश्मीर भारत के पास होता। आइए सुनते हैं इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान्यवर, इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? और चलो संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था तो अनुच्छेद 51 में क्यों ले गए, जहां भारत के अधिकार सीमित होते थे? अनुच्छेद 35 में जाते तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो कश्मीर का मुद्दा आखिर कैसे यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन पहुंचा, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे को उठाता है? दरअसल इसके पीछे भी जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार माना जाता है। नेहरू ने ही सबसे पहले कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने की बात कही थी। नेहरू ने 2 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो से अपने भाषण में जनमत संग्रह करवाने का ऐलान किया था। नेहरू की इस घोषणा से सरदार पटेल सहमत नहीं थे और उन्होंने नेहरू के भाषण को रोकने की भी कोशिश की थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि उस दिन क्या हुआ था इसका वर्णन किया है सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी और आईसीएस ऑफिसर रहे वी शंकर ने अपनी किताब रेमिनिसेंसेस विद सरदार पटेल में। वो अपनी इस मशहूर किताब के पेज नंबर 134 पर लिखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि वो रेडियो से ये घोषणा करें कि भारत कश्मीर में जनमत संग्रह करवाने के लिए तैयार है। वी शंकर ने लिखा है अपनी किताब में। और वी शंकर आगे लिखते हैं कि नेहरू का ये भाषण रात 8:30 बजे प्रसारित होना था और प्रधानमंत्री नेहरू उस दिन बहुत व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने भाषण की कॉपी रात में 8:15 बजे सरदार पटेल के पास भेजी। पटेल ने जैसे इस भाषण में जनमत संग्रह की बात लिखी तो उन्होंने पंडित नेहरू के घर पर फोन लगाया, लेकिन वो अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर निकल चुके थे। वी शंकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इसके बाद सरदार पटेल ने मुझे ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाने का आदेश दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं नेहरू को यह संदेश दूं कि वो अपने भाषण से जनमत संग्रह वाली लाइन हटा दें। मैं बहुत तेजी से ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पहुंचा। वी शंकर आगे लिखते हैं, लेकिन तब तक नेहरू स्टूडियो में अपना भाषण पढ़ना शुरू कर चुके थे। तो यह खुलासा किया है वी शंकर ने, जो इस घटना के चश्मदीद थे। और आखिर में आपको सुनाते हैं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर कांग्रेस, बीजेपी और रक्षा विशेषज्ञों ने क्या कहा। आप भी सुनिए उनकी प्रतिक्रिया और मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं, इस वाले कश्मीर का कोई इशू ही नहीं है जिसका हम सलूशन ढूंढते हैं।
यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की है वो तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ की जीडीपी आफ्टर एब्रोगेशन भी बढ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अगर सॉल्व करने की बात करते हैं तो हम पीओजे की बात करते हैं। केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा कब वापस करेंगे। और अगर विदेश मंत्री जयशंकर ने सिर्फ पीओके की बात की है तो इससे बहुत गंभीर और संवेदनशील सवाल पैदा होता है। कि हमारा ये मानना है कि जो पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर है वो सारा एक भारत का हिस्सा है। अपनी उन्होंने देश की प्रायोरिटी को फॉरेन अफेयर्स हेड उन्होंने बिल्कुल ठीक गिना दिया है। और मैं ये बात मैं मानता हूं कि ये चीजें हैं ये पहले क्लैरिफाई नहीं होती थी। पहले इतना क्लियरली कोई बात नहीं करता था, घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके बात करते थे। जनता कंफ्यूज रहती थी, मीडिया कंफ्यूज रहती थी, सब कंफ्यूज रहते थे। अब एब्सोल्युटली क्लियर है जो उन्होंने बोला।